हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम आज से एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 11th क्लास की स्टार्ट करेंगे। ठीक है ना। तो एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में जो तुम्हें 11th क्लास के जो चैप्टर्स दे रखे हैं, सबसे पहले हम उनके बारे में एक छोटा सा, ठीक है ना, इंट्रोडक्शन रख लेते हैं। ठीक है ना। तो मैं चैप्टर्स के नाम लिख रहा हूँ, तो तुम लोग वो चैप्टर्स के नाम लिख लेना। ठीक है ना। और किस किस तरीके से हम उसी फ्लो में इन चैप्टर्स को पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो फर्स्ट चैप्टर, ठीक है ना, 11th मैथ्स एनसीईआरटी जो अब हमारे सिलेबस में लग गई है भाई। ठीक है ना। तो इसमें फर्स्ट जो चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है ना, चैप्टर फर्स्ट, ठीक है ना, यहाँ पे ध्यान रखना, तो हम पढ़ेंगे सेट्स पढ़ेंगे भी। ठीक है ना। चैप्टर फर्स्ट हम पढ़ेंगे सेट्स। सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है ना। फिर थर्ड चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है ना। फिर फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन, है ना, PMI। तो हम लिखेंगे प्रिंसिपल मेथड ऑफ प्रिंसिपल मेथड ऑफ इंडक्शन। ठीक है ना, ये पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है ना, इस तरीके से हम इनको पढ़ते चलेंगे। सिक्स्थ चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटीज। ये पढ़ेंगे हम लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना, लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है ना। फिर सेवंथ चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से लिखते रहना भाई, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ये हम पढ़ेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। हर चैप्टर में बहुत कुछ खास है और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लीनियर इनइक्वेशंस। ठीक है ना, इस तरह से। एट्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है ना, तो तुम लोग इन्हें नोट कर लें, बाइनोमियल थ्योरम। फिर नाइन्थ चैप्टर हम लोग इसमें पढ़ेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज। ठीक है ना, इन तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। फिर तुम लोग पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर पढ़ोगे स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना। ठीक है ना। फिर नेक्स्ट चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन। ठीक है ना, इसमें भी लिख लेना, ये तुम पढ़ोगे कॉनिक सेक्शन। अच्छा, कॉनिक सेक्शन में तुम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हो वो भी मैं लिख देता हूं यहाँ पे। कॉनिक सेक्शन में हम पढ़ेंगे सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला। ठीक है ना, ये चैप्टर्स हम लोग इनमें पढ़ेंगे भाई। ठीक है ना। नेक्स्ट जो 12th चैप्टर तुम लोग पढ़ोगे, इसमें इंट्रोडक्शन टू 3D, है ना, तो ये भी लिख लें, इंट्रोडक्शन टू 3D, मतलब 3 डायमेंशंस। ठीक है ना, 3D के बारे में हम लोग इसमें देखेंगे। फिर नेक्स्ट चैप्टर हम पढ़ेंगे लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। लिमिट एंड डेरिवेटिव्स। 14th चैप्टर हम पढ़ेंगे इसमें मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है ना, ये भी अच्छा टॉपिक है, मैथमेटिकल रीजनिंग। ठीक है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टेटिस्टिक। ठीक है ना, ये ध्यान रखना, स्टेटिस्टिक्स। ठीक है ना। और लास्ट जो चैप्टर हमारा हम पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, ये। तो इतने चैप्टर्स हम लोग, हमारे एनसीईआरटी में 16 चैप्टर्स दे रखे हैं। तो ये चैप्टर्स हम लोग किस में पढ़ेंगे,
एनसीईआरटी में पढ़ेंगे 11th क्लास में, ठीक है ना। तो तुम लोग इतना नोट कर लें एक बार। देखिए बेटा, अब हम स्टार्ट करते हैं सेट्स, ठीक है ना। तो सेट्स जो टॉपिक है उसके तुम लोग पहले हेडिंग लगा लें, सेट्स। हम लोग वापस से इसको स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। जितना हमने लाइव में पढ़ लिया ठीक है, अब हम इसको वापस स्टार्ट कर रहे हैं सेट्स, ठीक है ना। तो सेट्स में सबसे पहले सेट की डेफिनेशन क्या है अभी, ठीक है ना, कि सेट हमारे पास में है क्या, ठीक है ना। तो देखो, अगर हमारे पास में नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ठीक है ना, तो उनको लिखने का एक तरीका है, ठीक है ना। वो तरीका ही क्या है, सेट्स, ठीक है ना। तो तुम लोग लिखें सबसे पहले डेफिनेशन, सेट की डेफिनेशन लिख लें, डेफिनेशन ऑफ सेट। सेट की डेफिनेशन क्या है, सेट की डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है ना। तो ये लिख लें तुम, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, विच आर डिस्टिंग्विशेबल, ठीक है ना, विच आर डिस्टिंग्विशेबल। विच आर डिस्टिंग्विशेबल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारे पास में जो ऑब्जेक्ट्स होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए और उनको हम सेपरेट कर सके, है ना, उनके बारे में हम बता सकें। जैसे इसके एग्जांपल्स के लिए अगर हम बात करें तो एग्जांपल्स इनके क्या क्या हो सकते हैं अभी, ठीक है ना। वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का मतलब हो गया कि जैसे हम लोग बात करें तुम लोगों की, क्या कि हमारे पास में जैसे कि क्लास 11th नॉन फाउंडेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका कलेक्शन, तो क्लास 11th, ठीक है ना, और किसके, प्रिंस स्कूल, ठीक है ना। तो प्रिंस स्कूल के अगर हमारे पास में ऑब्जेक्ट्स हैं या स्टूडेंट्स हैं तो उनकी क्लास 11th का अगर हम सेट बनाएं तो क्या बनेगा हमारे पास में। तो एग्जांपल हम ले लेंगे क्या कि सेट, सेट क्या है, जैसे स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है, ठीक है ना, इनमें नाम है, सब कुछ है, ठीक है ना। हम बात करें यहाँ पे, जैसे हमने बात किया कि स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये भी वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। और अगर हम लिखना चाहें तो इसमें हम ऐसा भी लिख सकते हैं, क्या, और क्या लिख सकते हैं अभी, स्टेट्स, ठीक है ना, स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है ना, हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। और क्या लिख सकते हैं हम, ये लिख सकते हैं हम डिस्ट्रिक्ट, है ना, किसी भी, मतलब हमारे पास में राजस्थान है, जैसे राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट हम लोग लिख सकते हैं। तो इस टाइप के एग्जांपल्स तुम लोग लिख सकते हो भाई, ठीक है ना। तो पहले तुम इतना नोट कर लें एक बार। इसमें हम और एग्जांपल अगर ऐड करें तो क्या ऐड कर सकते हैं भाई, इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना, या वोवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स, ठीक है ना। इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल्स हैं वो सबको पता है भाई, ठीक है ना। और अगर हम बात करें तो हम बात कर सकते हैं कि रियल सॉल्यूशंस, क्या, रियल सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन, एक इक्वेशन हमने यहाँ पे लिखी जैसे x-2 इंटू x+1 इक्वल्स टू 0। तो ये सारे क्या है हमारे पास में वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है ना। इनमें अगर हम और भी कुछ लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि लेटर्स ऑफ वर्ड
स्कूल, ठीक है ना। तो इस वर्ड स्कूल में जितने भी लेटर्स आ रहे हैं वो सारे क्या है, वेल डिफाइंड, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इन वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है, ठीक है ना, ग्रुप्स, ये इसको हम ग्रुप भी बोल सकते हैं, इसको हम कलेक्शन भी बोल सकते हैं। तो ये पूरा एक सेट है, ठीक है ना, कि इसको भी हम सेट बोलेंगे, इसको भी सेट बोल देंगे, इसको भी सेट बोलेंगे, इसको भी सेट बोलेंगे, और इस तरह से हम लोग सेट बोलेंगे भी। अब इसमें, ठीक है ना, हम लोग लिखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, ठीक है ना। तो दो तरीके से रिप्रेजेंटेशन होता है हमारे सेट का। तो लिखें भाई रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। ऑफ सेट, सेट का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, तो उसके लिए कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी है। पहले तो दो तरीके से इसका रिप्रेजेंटेशन होता है, ठीक है ना। क्या क्या, एक तो रोस्टर फॉर्म, फर्स्ट इसका रिप्रेजेंटेशन होगा रोस्टर फॉर्म से या फिर टेबुलर मेथड, और इसको हम और क्या लिख सकते हैं, टेबुलर या फिर लिस्टिंग मेथड, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग लिखेंगे भी, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म इसको हम बोल सकते हैं, इसको हम क्या बोल सकते हैं, टेबुलर बोल सकते हैं, इसको हम लिस्टिंग मेथड भी बोल सकते हैं। अच्छा, इस मेथड में क्या होगा तो वो बातें हम लोग नोट करते हुए चलेंगे भी, ठीक है ना। तो इसमें लिखें इन दिस फॉर्म या इन दिस मेथड, ठीक है ना। एलिमेंट्स ऑफ, एलिमेंट्स बोल सकते हैं हम, इनको हम ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, ठीक है ना। इनको हम क्या बोल सकते हैं, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट, in this form elements or objects of a set written in curly brackets, in curly brackets, curly brackets पता होंगे तुम्हें इस टाइप से, ठीक है ना। तो in this, in curly brackets, ठीक है ना। और आगे लिखोगे by separating, by separating कॉमा। हमें क्या करना होगा कि जो एलिमेंट्स को है वो करली ब्रैकेट में लिखना है, और किससे सेपरेट करते हुए लिखना है, कॉमा से। कॉमा तुम्हें पता ही है, इस तरह से कॉमा हम लगाएंगे, ठीक है ना। और एक बात इसमें ध्यान रखोगे, विदाउट रिपीटिंग या विदाउट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, विदाउट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स, मतलब अगर कोई एलिमेंट हमारे पास में एक बार आ गया तो उसको हम दोबारा नहीं लिखेंगे भी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ये जो फॉर्म है, ठीक है ना, इस फॉर्म के लिए हमें क्या करना होगा, पहले करली ब्रैकेट, करली ब्रैकेट के अंदर हम एलिमेंट्स को लिखेंगे, और एलिमेंट्स जो होंगे वो कॉमा से सेपरेट होते हुए लिखे जाएंगे भी। तो ध्यान रखना, इन दिस फॉर्म एलिमेंट्स ऑफ ए सेट रिटन इन कर्ली ब्रैकेट्स बाय सेपरेटिंग कॉमा विदाउट रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। जो एलिमेंट एक बार आ गया उसको हम रिपीट नहीं करेंगे। कुछ एग्जांपल इसके लिखते हैं हम, जैसे जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया। अच्छा, इसमें एक और खास बात है जो मैं यहाँ पे नोट करवा दूंगा, जैसे कैपिटल ए, ठीक है ना। तो कैपिटल ए हमने लिख दिया, जैसे AEIOU, ठीक है ना, इस तरह से हमने लिख दिया। तो ये कैसा फॉर्मेट है, टेबुलर, लिस्टिंग, या फिर इसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। अब रोस्टर फॉर्म हो गया, तो इसमें देखो एक और बात तुम लोग ध्यान रखना भाई, सेट के लिए क्या ध्यान रखोगे कि सेट का रिप्रेजेंटेशन ही देख रहे हैं हम, तो सेट का रिप्रेजेंटेशन में दो तीन बातें तुम लोग ध्यान रखोगे, ठीक है ना। पहली बात, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स जो होंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर्स में लिखे जाएंगे, ठीक है ना। तो एलिमेंट्स ऑफ सेट always written in small
अल्फाबेट, स्मॉल अल्फाबेट, ठीक है ना। ये ध्यान रखोगे कि एलिमेंट्स ऑफ सेट ऑलवेज रिटन इन स्मॉल अल्फाबेट। हमारे पास में जो स्मॉल केसेस के जो अल्फाबेट्स हैं उनके फॉर्म में हम लोग इनको लिखेंगे। दूसरी बात, नेम ऑफ फंक्शन, है ना, जैसे यहाँ पे हमने लिख दिया एंड सेट इज रिटन इन कैपिटल लेटर्स, है ना, तो हम लिखेंगे एंड सेट एंड सेट, ठीक है ना, इसमें हम लोग लिखेंगे एंड सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। जो सेट्स होंगे उनको हम कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे और जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम लोग किससे डिनोट करेंगे, स्मॉल अल्फाबेट से, है ना। तो इतना तुम लोग एक बार नोट कर लें। देखिए अब इसमें हमें एक बात और भी ध्यान रखनी होगी कि सेट को हमने लिखा क्या, कैपिटल लेटर से। ध्यान रखना, सेट हमने कैपिटल लेटर से लिखा, उसके जो एलिमेंट्स थे वो हमने स्मॉल लेटर से लिखे। लेकिन इसमें एक और बात भी आती है, वो हमें ध्यान रखनी है, तो नोट करके लिख लें। अगर हमारे को पता करना है या लिखना है कि हमारे पास में ये जो एलिमेंट है वो इस सेट का है, तो हम लोग उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो स्मॉल ए बिलोंग्स टू सेट ए। अगर कभी ऐसा लिखा हुआ मिले, अगर तुम्हें कभी ऐसा लिखा हुआ मिलेगा तो उसका मतलब हो जाएगा कि इसको पहले तो इसका मतलब क्या हो गया, मैं लिख देता हूं यहां पे, रीड्स एज एलिमेंट ए। इस तरीके से रीड करोगे, एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है ना। ए बिलोंग्स टू या ए स्मॉल ए एप्सिलॉन कैपिटल ए, इस तरह से अगर लिखा हुआ है तो हम लोग इसको क्या पढ़ेंगे भाई, पहली बात तो ये एलिमेंट ए बिलोंग्स टू सेट ए। और इसी का जो सेकंड मीनिंग है इसको मैं और ऐसा लिख देता हूं, और इसका मतलब हो गया कि एलिमेंट ए, या ऐसा लिख सकते हैं ए इज, क्या लिख सकते हैं, ए इज एन एलिमेंट, ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, ठीक है ना। इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। तो ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, इसका मतलब हमें क्या लेके चलना है कि स्मॉल ए जो है वो कैपिटल ए सेट का एक एलिमेंट होगा भाई, ठीक है ना। तो हमारे पास में अभी तक जो मैंने डिस्कस किया है वो एक तो सेट की डेफिनेशन, वो डेफिनेशन क्या है, तो सेट की डेफिनेशन क्या है, देखो एक बार हल्का सा इसको वापस पढ़ लेते हैं। सेट की डेफिनेशन हमारे पास में कि वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसको ऐसा नहीं ऐसा पढ़े कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास में होने चाहिए वो वेल डिफाइंड होने चाहिए, है ना, ऐसे नहीं कुछ भी, ठीक है ना। तो क्या लिखोगे, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स का जो कलेक्शन होगा उसको हम लोग सेट से या सेट बोलेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसका रिप्रेजेंटेशन आएगा, तो सेट हमेशा करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। अगर रोस्टर फॉर्म की बात आएगी तो रोस्टर फॉर्म में ध्यान रखना है क्या, कि हमें करली ब्रैकेट में एलिमेंट्स को लिखने हैं और सेपरेटेड बाय कॉमा, कॉमा से सेपरेट करते हुए उनको लिखना है भाई, ठीक है ना। अब कॉमा से सेपरेट करते हुए इसको हम लिखेंगे, और दूसरी बात स्मॉल लेटर से लिखेंगे, ठीक है ना। सेट हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर इस तरह से अगर कुछ मिलता है, ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, तो इसका मतलब हो गया कि ए इज इन एलिमेंट ऑफ सेट कैपिटल ए, ठीक है ना। इतना लिखें भी। देखें नेक्स्ट हम लिखेंगे स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है ना। कुछ स्टैंडर्ड सेट्स लिख लो तुम, स्टैंडर्ड सेट्स, ठीक है ना। स्टैंडर्ड सेट्स में कौन से आ जाएंगे हमारे पास में, जैसे कैपिटल एन हमने लिखा तो ये क्या हो जाएगा 1 2 3 4, और इस तरह से अगर हमने एलिमेंट्स को लिखा है तो हमारे पास में एक स्टैंडर्ड सेट बन गया कैपिटल एन। और कैपिटल एन जो होगा
वो क्या होगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो ये जो है हमारे पास में कैपिटल एन किसको रिप्रेजेंट करता है भाई, नेचुरल नंबर्स को। ये क्या हो जाएगा, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि हमारे पास में कैपिटल एन जो है वो क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसको डब्ल्यू से रिप्रेजेंट कर दें तो ये हो जाएगा 0 1 2 3, ये सबको पता है तुम्हें, ठीक है ना। लेकिन अपनी कॉपी में सजा सजा के लिख लें भाई, ठीक है ना। ये हो जाएगा सेट ऑफ होल नंबर्स, ठीक है ना। इस तरीके से हम इसको बोलेंगे। फिर आई का मतलब हो जाएगा हमारे पास में जैसे -2 -1 0 1 2 और इस तरह से चलेगा। तो ये हो जाएगा सेट ऑफ इंटीजर्स, ठीक है ना। इसको हम लिखेंगे सेट ऑफ इंटीजर नंबर्स। इसको हम आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और कैपिटल जेड से भी हम इसको लिख सकते हैं भाई, ठीक है ना। अभी इसमें हम थोड़ा सा और अगर चेंज करें तो क्या क्या चेंज कर सकते हैं यहाँ पे, देखो आई प्लस का मतलब हो गया कि हमें पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, ठीक है ना। आई प्लस का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब हो गया कि पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। आई प्लस का मतलब क्या हो गया, पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो गए, 1 2 3। तो इसको हम क्या लिखेंगे, और इसको हम लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, तो हम यहीं पे लिख देते हैं, क्या होंगे, नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। इस तरीके से तो नेचुरल नंबर्स को हम लोग और क्या कह सकते हैं, आई प्लस कह सकते हैं। आई माइनस इसका मतलब नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है ना। इसी में अगर मैं ऐसा कहूं कि नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे भाई, जो नेगेटिव नहीं है। नॉन नेगेटिव का मतलब ऐसे इंटीजर्स जो नेगेटिव नहीं है। तो कौन से नेगेटिव नहीं है, देखो ये सारे जो हैं वो नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है ना। तो क्या हो जाएगा, 0 भी इसमें इंक्लूड होगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 0 1 2 3 और इस तरह से हो जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे क्या, W। तो तुम लोग ये ध्यान रखना। और अगर मैं बोलूं, ठीक है ना, कि हमारे पास में, चलो वो रियल नंबर में डिस्कस करेंगे उसको। इसमें देखें फिर आ जाएगा रैशनल नंबर्स, या रैशनल हम लोग किसमें डिस्कस करेंगे भाई, ठीक है ना, सेट बिल्डर फॉर्म में उसको डिस्कस करेंगे। तो तुम लोग एक बार इतने एग्जांपल इनके लिख लें भाई। देखिए भाई, अब नेक्स्ट जो इसका रिप्रेजेंटेशन है, सेकंड रिप्रेजेंटेशन वो लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है ना। ये लिखें सेट बिल्डर फॉर्म, इसमें लिखें इन दिस मेथड property, in this method property of elements in this method property of elements is written in curly brackets, है ना। सिंपल सी लैंग्वेज में हमने लिखा है इसको कि हमारे पास में जो भी एलिमेंट्स होंगे उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को हम लोग लिखेंगे भी। तो ये ध्यान रखना कि अब इनकी प्रॉपर्टी किस तरह से लिखी जाएगी, तो वो हम ध्यान रखते हैं ना, क्या कि लिखने का तरीका क्या है। जैसे हमारे पास में एक हमने लिख लिया कि ए, ये हो गया हमारे पास में, ये AEIOU, ठीक है ना। तो ये तो कैसा है, रोस्टर फॉर्म है। रोस्टर फॉर्म हमने इसलिए लिखा है क्योंकि इसकी हेल्प से सेट बिल्डर फॉर्म को अगर हम समझेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो इसकी प्रॉपर्टी हमें लिखनी है। तो ये क्या है, अगर हम एक एलिमेंट को उठा के देखें, सिर्फ एक एलिमेंट को, तो एक एलिमेंट को उठा के देखोगे तो वो क्या है, वो प्रॉपर्टी सब पे फॉलो होनी चाहिए। तो अगर मैं एक एलिमेंट की बात करूँ तो ये एलिमेंट जो है वो क्या है, एक वोवेल है। चाहे वो तुम ये उठा लो, चाहे वो ये उठाओ, चाहे ये उठाओ, चाहे ये उठाओ, चाहे ये उठाओ, कोई सा भी उठा लो, वो क्या है, एक वोवेल है। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, एक्स। लिखने का तरीका देख लेना। तो सबसे पहले लिखना आपको एक्स
और इसका मतलब होगा कि x इज एन एलिमेंट, x इज एन एलिमेंट सच दैट, x इज एन एलिमेंट सच दैट, ठीक है ना। अब किस टाइप का ये एलिमेंट है वो यहां पे लिखा जाएगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे यहां पे x इज ए वॉवेल, क्या है, x इज ए वॉवेल इन इंग्लिश अल्फाबेट, इन इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है ना। तो ये जो कन्वर्जन है रोस्टर फॉर्म का किसमें हो गया, सेट बिल्डर में। तो इसको हम लिखते हैं सेट बिल्डर मेथड, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इनको लिखेंगे भाई। यहां तक अगर किसी स्टूडेंट को डाउट है तो वो रिवाइज करे, देखे इसको। रोस्टर फॉर्म में हमें सिर्फ एलिमेंट्स को लिखना है, स्मॉल लेटर्स में लिखना है, और किस तरह से कॉमा से सेपरेट करते हुए लिखना है। जबकि हमें सेट बिल्डर में उन एलिमेंट्स की सॉरी उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी को लिखना है भाई। लिख लें इतना, ठीक है ना। इसी में जैसे हम कुछ एग्जांपल्स और देखे, जो अभी हमने नंबर्स लिखे थे, हमने नेचुरल नंबर देखा, हमने इंटीजर देखा, हमने होल नंबर देखा। इसमें आगे अगर हम देखें तो जैसे रैशनल नंबर, अगर हम इसकी बात करें तो रैशनल नंबर, इसको हम सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये क्यू है ना, कैपिटल लेटर से क्वोशिएंट के अकॉर्डिंग, क्वोशिएंट एक वर्ड है, ठीक है ना, जिसमें हम डिवाइड वगैरह करते हैं। तो क्वोशिएंट जो है उससे ये क्यू लिया गया है, ठीक है ना। तो रैशनल नंबर जो होगा, तो इसमें लिखे x इज एन एलिमेंट सच दैट x इक्वल्स टू p बाई q, वेर q इज नॉट इक्वल टू 0। मतलब ऐसा नंबर जो p बाई q की फॉर्म में हो, ठीक है ना। हम ऐसा भी लिख सकते हैं इसको, x इज ए नंबर ऑफ p बाई q, इज ए नंबर ऑफ p बाई q where q is not equal to 0। ये लो। तो ऐसे जो नंबर्स होंगे उनको हम लोग क्या कहेंगे भाई, रैशनल नंबर कहेंगे, ठीक है ना। फिर हमारे पास में आ जाएगा इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। तो इर्रेशनल नंबर की अगर हम बात करें तो क्या होगा, इर्रेशनल नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, क्यू डेज से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिखा जाएगा x, और ये हो जाएगा हमारे पास में x is not in the form of p by q, ठीक है ना। x हमारे पास में एक ऐसा नंबर है जो p by q के फॉर्म में नहीं है, ठीक है ना। तो उस नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, इर्रेशनल नंबर कहेंगे। इर्रेशनल नंबर की चलो बात आई गई है, तो मैं कुछ बातें यहाँ पे तुम्हें और भी बता देता हूँ कि और इर्रेशनल नंबर किस किस को हम लोग कहते हैं। तो वो ध्यान रखना तुम लोग कि अगर हमारे पास में ऐसा कोई नंबर है जो डेसिमल के बाद में नॉन रिपीटिंग है एंड नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन रिपीटिंग के साथ साथ में कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग, देन द नंबर इज ऑल्सो इर्रेशनल नंबर, ठीक है ना। वो नंबर भी क्या हो जाएगा हमारे पास में, इर्रेशनल नंबर। इसी का फॉर्मेट है, वो भी समझने के लिए है ना। तो अगर हमारे पास में ए नंबर which is non-repeating and which is non-repeating and non-terminating, after decimal, after decimal is irrational number, is irrational number। ये भी हमें ध्यान में रखना है भाई। अगर कोई नंबर ऐसा है जो या तो रिपीटिंग है या फिर वो टर्मिनेट हो रहा है, तो वो किस में काउंट होगा, अरे वो किस में काउंट हो जाएगा, रैशनल में काउंट हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना हमें। तो ये जो नोट करने वाली बातें हैं जो तुम्हें ध्यान में रखनी है भाई, ठीक है ना। ये
और अगर कोई नंबर कैसा है, रिपीटिंग, कैसा है भाई, रिपीटिंग, और लगाया हमने, या तो वो रिपीटिंग हो या फिर टर्मिनेटिंग, और टर्मिनेटिंग, या तो कैसा हो, रिपीटिंग या फिर टर्मिनेटिंग आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल is rational number, is rational number। ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। फॉर एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, चलो एक बार इसको नोट करें तुम लोग। अगर हम बात करें जैसे क्यू डेज, तो क्यू डेज के लिए अगर हम बात करें तो सेट बिल्डर फॉर्म में तो हमने लिख लिया, उसकी प्रॉपर्टी तो हमने लिख दी। इसमें अगर हम बात करें जैसे √2, ये √3, √5, ये पाई, और ये जो इस तरह से रूट वाले नंबर है जो सॉल्व ही नहीं हो पा रहे, वो नंबर्स क्या हो जाएंगे भाई, इर्रेशनल नंबर्स होंगे। इसमें पाई भी हमने लिखा है, कुछ स्टूडेंट्स को बहुत डाउट होता है भाई पाई को लेकर, वो पाई को कहते हैं 22/7, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। क्या ध्यान रखोगे, 22/7 ये अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है ना, या फिर ऐसा कहिए पाई जो है वो अप्रोक्सीमेट इक्वल होता है 22/7 के, लेकिन ऐसा नहीं कि वो उसके इक्वल होता है, एग्जैक्ट वैल्यू कभी नहीं होती है, ठीक है ना। तो ये जो नंबर है वो तो कैसा है, इर्रेशनल है ना, ध्यान रखना इसका। ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल, और ये कैसा है, रैशनल। क्यों, क्योंकि ये p/q के फॉर्म में है, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास में इस तरह से नंबर दे रखा है रैशनल नंबर, तो यहाँ आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है भाई, ठीक है ना। अब हम कुछ एग्जांपल्स लिखते हैं, और वो एग्जांपल्स हम लोग, अच्छा इसमें रियल नंबर भी लिख लेते हैं। अभी तक हमने रियल नंबर नहीं लिखा अभी, ठीक है ना। अभी लिखे तुम लोग रियल नंबर्स, ठीक है ना। तो रियल नंबर को किससे डिनोट करोगे आप लोग, कैपिटल आर से। तो कैपिटल आर में क्या आ जाएगा हमारे पास में, एक्स। तो जो नंबर कैसा हो, कैसा नंबर हो, रैशनल और इर्रेशनल दोनों के जो ग्रुप है वही क्या है, रियल नंबर। तो हम इसको लिख सकते हैं कि कलेक्शन ऑफ, आर को हम लिखेंगे, आर जो सेट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कलेक्शन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स। ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि अगर हमारे पास में रियल नंबर की बात की जाए तो उसमें रैशनल भी आएगा और उसमें इर्रेशनल भी आएगा भाई। तो ये भी ध्यान रखना तुम लोग कि रियल नंबर्स क्या होगा। देखिए अभी हम कुछ एग्जांपल्स लिखेंगे जो सेट बिल्डर फॉर्म पे और रोस्टर फॉर्म पे होंगे, है ना। तो लिखें, एग्जांपल लिखें। फर्स्ट, राइट the following sets into roster form, ठीक है ना। हमें रोस्टर फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना है। तो फर्स्ट मैंने ले लिया कि फर्स्ट हमने यहाँ पे लिखा कि a, और यहाँ पे मैंने लिख दिया x, और ये लिखा x is an प्राइम नंबर, ठीक है ना, इस तरह से लिखा। फिर सेकंड मैंने लिखा यहाँ पे a, और ये लिखा x, ये लिखा x इज इवन नेचुरल नंबर, ठीक है ना, इस तरीके से लिख दिया। थर्ड हमने लिखा a, और ये हो जाएगा x, ये क्या है, लेटर ऑफ x इज, क्या लिखेंगे, x इज लेटर ऑफ वर्ड स्कूल, ठीक है ना। इस तरीके से हमने इसको लिख लिया अभी, ठीक है ना। फोर्थ हम इसमें लिख रहे हैं a, x इज नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ, x इज नेचुरल solution of
इक्वेशन x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और भी लिख लेते हैं, चलो एक दो एग्जाम्पल। ये हमने लिख लिया a और ये लिख दिया x, और यहाँ पे हमने लिखा कि x इक्वल्स टू n अपॉन n प्लस 1, ठीक है ना, फॉर n बिलोंग्स टू कैपिटल n, इस तरह से लिखा। और एग्जाम्पल लिख लेते हैं एक दो, ठीक है ना। a में हमने लिख दिया x और हमने लिखा x इज ए नेचुरल नंबर, x इज ए नेचुरल नंबर which divides 36, ठीक है ना। इस तरीके से इतने एग्जाम्पल बहुत हैं भाई। एक एग्जाम्पल और लिख लेते हैं, ठीक है ना। a और हमने लिखा x यहां पे हमने लिखा x इज इवन प्राइम नंबर, ठीक है ना। इस तरीके से हमने नंबर्स को मतलब सेट बिल्डर फॉर्म में लिख लिया भाई। ये जो सारे 1 से 7 तक के जो यहाँ पे लिखे हुए हैं सेट्स, वो सारे के सारे सेट बिल्डर फॉर्म में हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है भाई, रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो रोस्टर फॉर्म में इसको कन्वर्ट करोगे तो सेट ए क्या हो जाएगा हमारे पास में, इज एन ई प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होंगे भाई, प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जो 1 से या खुद से डिविजिबल हो, मतलब डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, एक तो 2 आ जाएगा, 1 आपको काउंट नहीं करना है, ठीक है ना। तो 2 3 5 7 11 और इस तरह से ये चलते जाएगा भाई, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग इनको लिखेंगे। अगर हम इसकी बात करें इवन नेचुरल नंबर, तो इवन नेचुरल नंबर कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे 2 4 6 8 और इस तरह से चलते जाना है भाई। थर्ड की अगर हम बात करें तो थर्ड कितना आ जाएगा हमारे पास में, एक्स इज लेटर ऑफ वर्ड स्कूल। तो स्कूल के लिए अगर हम लिखें तो स्कूल में क्या क्या आ जाएगा, स्कूल में हमारे पास में आ जाएगा, एक तो एस आ जाएगा, एक सी आ जाएगा, एक एच आ जाएगा, एक ओ आ जाएगा और एक एल आ जाएगा। रिपीट हमें नहीं करना है, ठीक है ना। क्या रिपीट हमें करना नहीं है, स्मॉल लेटर्स में हमें इसको लिखते हुए चलना है। पहले हमने एस लिखा, फिर सी लिखा, फिर एच लिखा, फिर ओ लिखा, फिर एल लिखा, ठीक है ना। इस तरीके से फोर्थ हमसे बोला गया है कि x इज नेचुरल नंबर, इज नेचुरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो तुम्हें पता ही है यहाँ पे हमारे पास में x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0 दे रखा है। इसका मतलब दो नंबर का प्रोडक्ट 0 दे रखा है, या तो दोनों नंबर 0 होंगे या फिर दोनों में से कोई एक तो 0 होगा ही होगा। लेकिन इसने बोला कि जो नेचुरल सॉल्यूशन, इसका मतलब नेचुरल वैल्यू ही हमें लेनी है। अगर मैं इनकी बात करूं तो इन दोनों को अगर मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ से x प्लस 2 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू माइनस 2। और मैं इसकी बात करूं तो इसका मतलब x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, इसका मतलब x इक्वल्स टू 1। तो माइनस टू जो हमारे पास में दे रखा है, क्या वो नेचुरल है, क्या नहीं है। तो मैं इसको यहाँ से हटा दूंगा, ठीक है ना। x इक्वल्स टू 1 क्या वो नेचुरल है, क्या, हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ से जो सेट लिखा जाएगा वो क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 1, ओनली 1 एलिमेंट, ठीक है ना। और अगर मैं इसकी बात करूं किसके, फिफ्थ के लिए, तो फिफ्थ के लिए कहाँ लिखें भाई, जगह तो खत्म हो गई हमारे पास में, ठीक है ना। तो एक बार हम इसको लिख लेते हैं, तो यहाँ से इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है ना, इस तरीके से। और इसको हटाने के बाद हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो अगर ये नेचुरल नंबर है तो यहाँ से सेट लिखा जाएगा a। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर, इसका मतलब 1 लेना है। n की वैल्यू 1 लोगे तो कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। फिर n की वैल्यू 2 लोगे तो 2 अपॉन 3, फिर 3 लोगे तो 3 अपॉन 4। और इस तरह से आपको डॉट 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 लगा के छोड़ना है अभी, ठीक है ना। आगे जो नेक्स्ट सेट लिखा हुआ है वो सेट लिखा हुआ हमारे पास में क्या, x इज ए नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। अरे 36 को डिवाइड करने वाले नेचुरल नंबर्स कौन से हैं, तो कौन से हैं भाई, पता ही है ये तो हमें। 1 है, ठीक है ना, 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 नहीं है, 6 है, ठीक है ना। और 7 है क्या, नहीं। 8 है क्या, नहीं। फिर 9 है, और 10 11 12, बिल्कुल 12 है।
फिर 13, 14, 15, 16, 17, 18 और क्या आ जाएगा हमारे पास में 18 हो गया। फिर 19, 20, 21, 22, 23 चलेगा क्या? अरे नहीं चलेगा भाई, कहाँ तक चलेगा ये? अब चलेगा 18 के जस्ट बाद में चलेगा कितना 36। तो लास्ट हमें क्या लिखना है इसका 36। तो एक पॉइंट हमें और लिखना है इसका, 1 मिनट। तो ये लिखोगे तुम लोग 36, 18 के जस्ट बाद में आ जाएगा हमारे पास में 36। नेक्स्ट हम लोग लिखेंगे कि हमारे पास में कितना दे रखा है, एक्स इज इवन प्राइम नंबर। तो इवन प्राइम नंबर एक ही है हमारे पास में, और वो कौन है, इकलौता प्राइम नंबर कौन सा है भाई, अरे 2। तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 2। ठीक है ना, ये तुम लोग एक बार नोट करें इन्हें, इनके आगे के एग्जाम्पल्स भी हम लोग करेंगे। ठीक है ना, अभी तक के लिए इतना बहुत है भाई।